हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम जोफ्री चौसर के एक वर्क को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है ये इनका वर्क रहा था, लैटिन वर्क रहा था, यानी कि इटालियन पीरियड जो था इनका, उसमें इन्होंने ये वर्क लिखा था। और अगर हम बात करें, इसमें हमने अभी एक वर्ड देखा है पार्लियामेंट। एक तो आज के टाइम में हम वर्ड पढ़ते हैं पार्लियामेंट, वो चीज़ अलग है, लेकिन उससे मिलता जुलता ही है ये पार्लियामेंट, जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलरली बोलना। पार्लियामेंट यानी कि स्पीकिंग। और इसके मॉडिफाइड वर्ड को जो हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट, जिसका मतलब होता है असेंबली, तो उसके फ्रेम में भी इसको यूज़ किया जाता है कि एक ऐसी स्पीकिंग जो कि असेंबली में हो रही हो, यानी कि किसी गैदरिंग में हो रही हो। तो अगर हम नाम देखें द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के, तो अदर नेम्स जो हैं इसके कुछ निकल के आते हैं। तो यहाँ पर मैं अदर्स नेम इसके लिख दे रहा हूँ। तो इस जो टॉपिक है या इनकी जो पोएम है, इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं, जैसे द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिडल्स, द पार्लियामेंट ऑफ ब्राइड्स। ये ब्राइड जैसे यूज़ होता है वर्ड, उसके लिए यूज़ हुआ है, यानी कि दुल्हन के लिए। और इसका एक और नाम भी निकल के आता है जिसे हम कहते हैं द असेंबली ऑफ फाउल्स, द असेंबली ऑफ फाउल्स। अगर हम बात करें तो इसमें करेक्टराइजेशन किया हुआ है। किसका करेक्टराइजेशन है? और ये करेक्टराइजेशन किया है इन्होंने बर्ड्स का। जो नरेटर है वो सो जाते हैं और फिर उन्हें एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है, जिसमें ये सारी असेंबली होती है, जो पार्लियामेंट है वो होती है, जिसमें पर्टिकुलरली बर्ड्स का कैरेक्टराइजेशन किया है। और इसी में चौसर जो हैं उनका ट्रू कॉमिक स्पिरिट जो है वो दिखाई देता है। तो चौसर का अगर किसी वर्क में ट्रू कॉमिक स्पिरिट दिखाया गया है, कॉमिक वे में इनका स्पिरिट दिखाया गया है, तो वो भाई इसी वर्क में है। और ये वर्क लिखा गया है राइम रॉयल के अंदर। राइम रॉयल वही है 7 लाइन स्टेंजा, राइम रॉयल, या जिसे हम चौसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं। और ये लिखा किसके लिए गया है? एक रिचर्ड सेकंड नाम का पर्सन हुआ, रिचर्ड सेकंड। उनकी शादी हुई किससे? एन ऑफ बोहेमिया, इनसे शादी हुई थी। ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी, एन ऑफ बोहेमिया। इनकी फर्स्ट वाइफ के साथ इनकी शादी के बारे में या इनके जो कनेक्शन थे, को मेमोराइजेशन था एक तरह से इनकी मैरिज का, उसी पर यह वर्क जो है बेस्ड है, उसी पर लिखा गया है। और ये एक ड्रीम विज़न है, ये हमें ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि ये ड्रीम विज़न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट निकल के आता है कि ये वर्क जो है एक ड्रीम विज़न है। और ड्रीम विज़न भी किस तरह का है? एलेग्री है। एलेग्री स्टोरी विद इन अ स्टोरी वाले टाइप से, जिसमें कि एक नरेटर है, उसकी स्टोरी है, और वो सो जाता है तो उसके सपने में एक स्टोरी फिर से आती है। तो स्टोरी विद इन अ स्टोरी यानी कि एलेग्री की फॉर्म में है। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो अप्रोक्स इसमें 700 लाइन्स हैं, मतलब 700 के आसपास जो हैं इस पोएम के अंदर लाइन लिखी गई हैं। अब क्या है इसकी स्टोरी में? इनमें बर्ड्स की एक असेंबली दिखाई है, जिसमें वहाँ पर सेंट वैलेंटाइन भी बैठे हैं, जो अपनी रिस्ट पे एक वाइट कलर की फीमेल ईगल को, एक बाज को बिठाए हुए हैं। अब वहाँ पर असेंबली किस चीज़ के लिए हो रही है कि जो बर्ड्स हैं उन्हें वाइट ईगल से शादी करनी है। वो उस शादी करने के लिए आए हैं, और शादी करने के लिए वो उस वाइट ईगल को इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी सुपीरियोरिटी से, अपनी श्रेष्ठता से। लेकिन वो वाइट ईगल जो है उसका दिल वो बर्ड्स नहीं जीत पाते हैं। फिर क्या होता है? चौसर इस पोएम में दिखा देते हैं एंड में कि ये पोएम जो है उसका डायडैक्टिक एंड दिखा देते हैं। किस तरह से? यानी कि एक उपदेश के रूप में दिखाते हैं। और उपदेश क्या होता है कि जो ट्रू लव है वो हम किसी भी सुपीरियोरिटी से नहीं क्लेम कर सकते हैं, यानी कि अपनी श्रेष्ठता दिखाकर अपने ट्रू लव को हम कभी नहीं पा सकते हैं। वो तो अगर हमारा दिल से दिल का कनेक्शन है तभी पॉसिबल है। और वहीं पर ये पोएम जो है वो एंड हो जाती है। अब इसकी एक सिंपल सी स्ट्रक्चर मैंने बता दी है कि क्या होगा इस स्टोरी में, तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं थोड़ा। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, जिसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया है, तो ये 699 लाइन्स पोएम इन राइम रॉयल बाय जोफ्री चौसर, written in the 1380s to 1390s, composed in the tradition of French romances। important word है इसलिए फ्रेम कर रहा हूँ इसको। तो कितनी लाइन की पोएम है? 699 लाइन्स की ये पोएम है।
राइम रॉयल में ये लिखी गई है, जोफ्री चौसर साहब ने लिखी है, और पर्टिकुलर ईयर नहीं है, लेकिन इनके लेटिन पीरियड में 1380 से 1390 के बीच में ये पोएम कंपोज की गई है। और किस ट्रेडिशन में कंपोज की गई है? इनके फ्रेंच रोमांसेस जो थे उस टाइम के, उसमें कंपोज ये की गई है। नाउ दिस पोएम हैज़ बीन कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट ओकेजनल वर्सेस, इंपॉर्टेंट है, बेस्ट ओकेजनल वर्सेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इस पोएम की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई बेस्ट ओकेजनल वर्स रहा है तो ये चौसर साहब का वर्क रहा है। ओकेजनल यानी कि किसी ओकेजन पर कोई वर्स दिखाया गया हो। यहाँ पर ओकेजन क्या था? वाइट फीमेल ईगल की मैरिज दिखाई गई है, वो एक ओकेजन था, उसी पर ये एक वर्स है, यानी कि पोइट्री की फॉर्म में है। ध्यान रखना है हमें, चौसर साहब ने पोइट्री की फॉर्म में लिखते थे, वो वर्स फॉर्म में लिखते थे। Often thought to commemorate the marriage of Richard II to Anne of Bohemia in 1382। अब इनकी मैरिज हुई थी एन ऑफ बोहेमिया और रिचर्ड सेकंड की 1382 में, उसी को मेमोरेट करने के लिए पोएम लिखी गई है। इट डिस्क्राइब्स अ कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स दैट मीट टू चूज देयर मेट्स ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे। अब ये सारे बर्ड्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है, मिलते हैं ये सेंट वैलेंटाइन डे पर, ताकि वो अपने मेट को, अपने साथी को चूज़ कर सकें। उसी पर ये पोइट्री दिखाई गई है। द नरेटर फॉल्स asleep and dreams of a beautiful garden in which nature presides over a debate between three high-ranking eagles, all vying for the attentions of a beautiful female। यहाँ पर फीमेल ईगल की बात की गई है। तो क्या है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें नरेटर है वो सो जाता है, उसे नींद आ जाती है, फिर उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक ब्यूटीफुल गार्डन देखता है। उस गार्डन के अंदर क्या होता है, नेचर जो है वो प्रिसाइड कर रहा है। पर्टिकुलरली किस चीज़ को प्रिसाइड कर रहा है? 3 हाई रैंकिंग ईगल्स है, वो डिबेट कर रहे हैं, उसे नेचर प्रिसाइड कर रहा है। इम्पोर्टेंट है, यानी कि अध्यक्षता कर रहा है उसकी, यानी कि मेन जो है वो नेचर है, नेचर डिसाइड करेगा क्या चीज़ होगी। और डिबेट किस में हो रही है? 3 हाई रैंकिंग ईगल्स में। और ये किसके लिए डिबेट कर रहे हैं? एक ब्यूटीफुल फीमेल ईगल जो कि वाइट कलर की है, उसके लिए ये सारे डिबेट कर रहे हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है भाई? नेचर। इम्पोर्टेंट है ये, नेचर इसे प्रिसाइड कर रहा है। द अदर बर्ड्स ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश सोसाइटी आर गिवन अ चांस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। अब इसमें जो बाकी बर्ड्स होते हैं, जिसमें से हर एक की बात करें तो इंग्लिश सोसाइटी के एक अलग अलग एस्पेक्ट को, एक अलग अलग पहलू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन सभी बर्ड्स को क्या किया जाता है? अपने ओपिनियंस, अपनी राय जो है उसे एक्सप्रेस करने का मौका दे दिया जाता है। अब चौसर यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं इस डिबेट में? वो काफ़ी ह्यूमर दिखाते हैं इस डिबेट में, काफ़ी हास्यास्पद बना देते हैं इसे, कि बर्ड्स के बीच में असेंबली हो रही है और उनके बीच में डिबेट हो रही है वाइट फीमेल ईगल के लिए। और वो काफ़ी चतुराई से अपने अलग अलग बर्ड्स जो हैं, जो इन्होंने दिखाए हैं, उनको बताते हैं, उनका जो है वर्णन करते हैं इसमें। Although the debate on love and marriage is never resolved, the poem is complete in itself and ends on a note of joy and satisfaction। अब ये जो डिबेट दिखाई है इन्होंने, ये किस पर थी? लव और मैरिज के ऊपर डिबेट थी। ये कभी भी रिजॉल्व नहीं होती है डिबेट इन बर्ड्स के बीच में, लेकिन फिर भी पोएम एंड हो जाती है 699 लाइन्स में। और ये पोएम जो है अपने आप में कंप्लीट है, ऐसा ही नहीं है कि ये अधूरी पोएम है। ये इतने ही लाइन्स की और कंप्लीट है, लेकिन इनकी डिबेट रिजॉल्व नहीं होती है। और ये ख़त्म किस पे होती है? जॉय पर और सेटिस्फैक्शन पर। क्योंकि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि चौसर साहब ने इसे कैसे एंड किया है, बर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनका कैरेक्टराइजेशन किया है और एक ह्यूमर दिखाया है। ह्यूमर दिखाया है, इसी वजह से जॉय पे, सेटिस्फैक्शन पे एंड हो जाती है। और इम्पोर्टेंट है कि ये 699 लाइन्स की पोएम है, हमें ये ध्यान रखना है। राइम रॉयल फॉर्म में लिखी गई है। राइम रॉयल जो आपको दिया है मैंने, राइम रॉयल फॉर्म में लिखी है। और किसके ऊपर लिखी है? तो एन ऑफ बोहेमिया और रिचर्ड सेकंड की मैरिज को जो है कोमेमोरेट करने के लिए लिखी है इन्होंने। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो इस पोएम में यही हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट वर्क को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।